फ्रेंड्स, आज की कहानी है बदले की आग भाग 5। पिछले भाग में आपने पढ़ा अभिमन्यु साइकिल पर कॉलेज जा रहा था। तभी उसका किसी के दुपट्टे की वजह से संतुलन बिगड़ गया और वो साइकिल समेत जमीन पर गिर पड़ा। अब आगे तभी एक मोटर उसके पास रुकी। उसमें से एक लड़की उतरी। उसने दुपट्टा उठाया और अपने कांधे पर डाला और जाने लगी। तभी अभिमन्यु फटाफट उठा और अपने कपड़ों पर लगी मिट्टी झाड़ते हुए बोला, ए लड़की, ये क्या बदतमीजी है? तू समझती क्या हो खुद को? अभी तुम्हारा दुपट्टा मेरी 2-4 हड्डियां तोड़वा देता। जरा संभाल कर रखा करो इस आफत को। बेवजह कभी कोई अपाहिज ना हो जाए और तुम्हें लेने के देने पड़ जाए। अभिमन्यु ने उस लड़की से कहा। अभिमन्यु की बात सुनकर वो लड़की मुड़ी और बोली, मैं क्या करूं? हवा ही इतनी तेज थी कि मैं दुपट्टा संभाल ना सकी। उड़कर आ गया तुम्हारे चेहरे पर। अच्छा, चोरी की चोरी, ऊपर से सीना चोरी भी। अभी मेरे हाथ पैर टूट गए होते तो कौन जिम्मेदार होता इसका? अभिमन्यु ने उस लड़की से पूछा। ए लड़के, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। क्यों इतनी देर से मेरा दिमाग खा रहे हो? उस लड़की ने कहा। निहायती बदतमीज हो तुम। लगता है माँ बाप ने जरा भी संस्कार नहीं दिए हैं कि गलती होने पर माफी मांग लेते हैं, ना कि अकड़ दिखाते हैं। अभिमन्यु बोला, जब कह दिया ना कि मेरी कोई गलती नहीं है, फिर भी मेरे पीछे क्यों पड़े हो? वो लड़की बोली, पहले माफी मांगो, नहीं तो भीड़ इकट्ठा कर लूंगा। अभिमन्यु ने उस लड़की से कहा। अब उस लड़की के पास माफी मांगने के सिवाय कोई और चारा नहीं था, इसलिए उसे माफी मांगनी ही पड़ी। सॉरी बोलकर उसने अपना पांव पटका, अपनी मोटर में बैठी और घर को रवाना हो गई। घर पहुंचकर उस लड़की ने अपने नौकर से पूछा, दक्ष भैया कहाँ है? दीनू काका? सिमरन बिटिया, वो अपने कमरे में है, तैयार हो रहे हैं। दीनू काका बोले। वो लड़की टक टक करके सीढ़ियां चढ़ी और दक्ष के कमरे में पहुंचकर बोली, भैया, एक लड़के को सबक सिखाना है। लेकिन क्यों मेरी प्यारी बहना? दक्ष ने पूछा। उसने मुझसे माफी मंगवाई। सिमरन बोली। कोई कारण तो होगा? दक्ष ने पूछा और सिमरन ने सारी बात कह सुनाई। सिमरन की बात सुनकर दक्ष बोला, तो यहाँ तो भाई तेरी गलती है, यहाँ उस लड़के का कोई कसूर नहीं है। दक्ष बोला, भैया आप बिना, आप मेरे भाई होकर भी ऐसी बातें कर रहे हो। सिमरन बोली, मैं तो सही को सही ही कहूँगा, आखिर मैं एक पुलिस कर्मी हूँ, सच का साथ देना ही मेरा फर्ज है। दक्ष बोला, तो इंस्पेक्टर दक्ष, आप अपनी बहन का साथ नहीं देंगे? सिमरन बोली, नहीं, हरगिज नहीं मेरी प्यारी बहना। दक्ष बोला। उन दोनों की बातें सेठ रामपाल जी सुन रहे थे। दोनों के पास आकर बोले, मुझे अपने बेटे से ऐसी ही उम्मीद है। डैडी, ये तो आपके और माँ के दिए हुए संस्कार हैं। माँ तो सालों पहले हमें छोड़कर चली गई और आपने ही मुझे और सिमरन को माँ और बाप दोनों का प्यार देकर बड़ा किया है। दक्ष बोला, ये कोई एहसान नहीं है बेटा, ये तो मेरा फर्ज था। सेठ रामपाल जी बोले, लेकिन वो तो एहसान ही कहा जाएगा ना, जो आपने मुझे अनाथ और बेसहारा को सहारा दिया, अपने घर और दिल में जगह दी, औलाद की तरह पाला। दक्ष बोला, ऐसी बातें करके तू मुझे पराया कर रहा है। सेठ रामपाल जी बोले, नहीं डैडी, मैं तो आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। दक्ष बोला, अच्छा छोड़ ये सब, चलो सब नाश्ता करते हैं, फिर तुझे ड्यूटी पर भी तो जाना होगा। सेठ रामपाल जी बोले, हाँ डैडी, और तू सुबह सुबह मोटर लेकर कहाँ गई थी? दक्ष ने पूछा। अरे मेरी सहेली चिंकी है ना, वो विलायत से आई है। अरे कौन चिंकी? दक्ष ने पूछा। वो विलायत में रहती है। जब पिछली बार विलायत से आई थी तो मुझे एक बुटीक में मिली थी, वही मेरी उससे दोस्ती हुई थी। सिमरन बोली, अच्छा ठीक है, चलो अब नाश्ता करते हैं। दक्ष बोला और सब नाश्ता करने बैठ गए। उधर जेल में, आओ अमर आओ, कैसे हो? जेलर साहब ने अमर से पूछा। जी बहुत अच्छा हूँ, कहिए कैसे याद किया आपने मुझे? अमर ने जेलर साहब से पूछा। बस खुशखबरी थी तुम्हारे लिए, इसीलिए याद फरमाया। जेलर साहब बोले, मेरे नसीब में वो भी खुशियाँ। क्यों मजाक करते हैं साहब, मैं भला अभागा कब से खुशियों का हकदार होने लगा? खुशियों ने तो सालों पहले ही मुझसे दामन छुड़ा लिया था। अमर बोला, अरे कैसी बातें करते हो अमर, हमेशा रात नहीं रहती, जब खुशियां नहीं रही तो गम भी नहीं रहेंगे। जेलर साहब बोले, ये तो सब कहने की बातें हैं,
जिसका एक ही रात में सब कुछ उजड़ गया हो, वो भला कैसे अच्छी बातें कर सकता है। अमर बोला, अच्छा भाई, अब थोड़ा अपने गम से भी निकलो। लो, तुम्हारे अच्छे चाल चलन की वजह से तुम्हारी 6 महीने की सजा माफ हो गई है। जेलर साहब बोले, सच जेलर साहब, 15 साल, इतना बड़ा अरसा मैंने जेल में गुजारा है। अमर ने कहा, हाँ भाई, बिल्कुल सच है। तुम्हारे 15 सालों की सजा में 6 महीने कम हो गए हैं। जेलर साहब बोले, कल वैसे भी अरमान चाचा मुझसे मिलने आने वाले हैं। 15 दिनों में तो एक बार वो मुझसे मिलने आ ही जाते हैं, तो इसका मतलब है कि मैं उनके साथ जा सकता हूँ। अमर बोला, हाँ, आज तुम्हारा इस जेल में आखिरी दिन है। आज तुम अपने सारे दोस्तों से मिल लो और कल अरमान चाचा के साथ चले जाना। जेलर साहब बोले, लेकिन जेल से छूटकर जाऊंगा कहाँ, ये समझ में नहीं आता। अपने घर जा नहीं सकता क्योंकि अब उस घर पर सुनील का कब्जा हो गया है, अरमान चाचा ने मुझे बताया था। अमर बोला, तो अगर तुम कहो तो तुम्हारे रहने का कुछ इंतजाम करूं। जेलर साहब बोले, आपकी बहुत मेहरबानी जेलर साहब, अच्छा होता अगर मुझे किसी और शहर में आसरा मिल जाता तो। अमर बोला, हाँ, वही तो मैं कहना चाहता था कि तुम दूसरे शहर चले जाओ। वहाँ मेरा एक छोटा सा मकान है जो हमेशा खाली पड़ा रहता है, तुम वहां जाकर रहने लगो। और अगर तुम्हें मुफ्त में रहना अखरता है तो तुमसे जितना भी हो सके मुझे महीने का किराया भेज दिया करो। वो मेरा पुश्तैनी मकान है, पुराने जमाने का बना हुआ है। 2-3 कोठरियां हैं, स्नान घर है, आंगन में कुआं और छोटी सी छत भी है। कल जब तुम यहाँ से जाओगे तो मैं तुम्हें उस मकान की चाबियां दे दूंगा। वैसे वहां तुम्हें कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा, और अगर ना मिले तो मुझे खत लिख देना। जेलर साहब बोले, ये तो बड़ा एहसान होगा मुझ पर, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं, समझ में नहीं आता। अमर बोला, इसमें एहसान की क्या बात है अमर, तुम एक नेक दिल इंसान हो। जो तुम्हारे हाथों हुआ या नहीं हुआ ये मुझे नहीं पता, लेकिन अभी कुछ सालों पहले मैं जेल में जेलर बनकर आया हूँ, तब से मैंने तुम्हें एक अच्छे इंसान के रूप में ही देखा है। जेलर साहब बोले, ये तो आपकी दरिया दिली है जेलर साहब, नहीं तो मैं किस काबिल हूँ। अमर बोला, अब तुम ये सब बातें छोड़ो और आज जो तुम्हारा मन करे वो करो। जेलर साहब बोले, ठीक है जेलर साहब, अब मैं जाता हूँ, कल मुलाकात होगी। अमर बोला, और उस दिन अमर ने जेल में अपना आखिरी दिन हंसी खुशी सबके साथ बिताया। दूसरे दिन अरमान चाचा भी अमर से मिलने जेल पहुंच गए, और जब अरमान चाचा ने भी ये सुना कि आज ही अमर को रिहाई मिलने वाली है तो वे भी बहुत खुश हो गए और दोनों ने ही जेलर साहब का शुक्रिया अदा किया। उनके पुश्तैनी मकान की चाबियां ली और चल पड़े। तभी अरमान चाचा बोले, लल्ला, मैं जिस साहब के घर की मोटर चलाता हूँ मैं उन्हें कहकर आता हूँ कि अब मैं आपकी नौकरी छोड़ रहा हूँ। लेकिन क्यों अरमान चाचा, अमर ने पूछा। वो इसीलिए लल्ला कि अब मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूंगा। आज ही गांव जाकर सारी जमीन और घर बेच देता हूँ, उनसे जो भी रुपए मिलेंगे अब उस नए शहर में नई टैक्सी खरीद लेंगे। गुजर बसर के लिए कुछ तो करना ही होगा। अरमान चाचा बोले, लेकिन आप मेरे लिए अपना घर जमीन क्यों बेचेंगे? अमर ने पूछा। वो सब भी तो ऐसे ही पड़ा है, तुम्हारे काम आ जाएगा तो अच्छा ही है। वैसे भी मेरा बुढ़ापा आ गया है, अब मोटर चलाने में दिक्कत होती है। अरमान चाचा बोले, तो फिर ठीक है अरमान चाचा, लेकिन अब टैक्सी आप नहीं मैं चलाया करूंगा, बहुत कुछ किया है आपने मेरे लिए। अमर बोला, अच्छा ठीक है लल्ला। अरमान चाचा बोले। फिर क्या था, अरमान चाचा अपने साहब की ड्राइवरी छोड़कर अमर के संग गांव पहुंचे। वहां उन्होंने साहूकार को घर और जमीन बेची। इतनी रकम तो जुट ही गई थी कि एक टैक्सी खरीदी जा सके, और पैसे लेकर वे जेलर साहब के पुश्तैनी मकान पहुंच गए। वहां रहने के लिए 2-4 दिनों के अंदर ही उन्होंने नई टैक्सी भी खरीद ली। अब अमर दिन भर टैक्सी चलाता और शाम को अरमान चाचा उसका इंतजार करते। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। उधर एक रात मारिया अपनी मोटर लेकर क्लब के लिए निकली। आधा रास्ता पार ही किया था कि एकाएक मोटर बंद हो गई। मारिया ने मोटर फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन मोटर स्टार्ट ना हुई। मजबूरी में मारिया को मोटर से उतरना पड़ा ताकि वो कोई टैक्सी लेकर जल्दी से क्लब पहुंच सके, और सड़क पर आकर हाथ हिलाते हुए वो टैक्सी रुकवाने की कोशिश करने लगी। बहुत देर की मशक्कत के बाद कोई भी खाली टैक्सी ना रुकी।
मारिया को बहुत देर हो रही थी क्योंकि क्लब पहुंचकर उसे मेकअप भी तो करना था। अब मारिया को भी गुस्सा आने लगा था। तभी एकाएक एक खाली टैक्सी उसके पास आकर रुकी और उसके ड्राइवर ने कहा, नमस्ते मेम साहब, मैं जानता था दुनिया गोल है, एक नए दिन आपसे जरूर मुलाकात होगी। अरे तुम, मारिया चौंकते हुए बोली। हाँ, मैं हरजीत, पहचाना मेम साहब, आइए बैठिए। हरजीत बोला, भला मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। मारिया टैक्सी में बैठते हुए बोली, पता है उस दिन से मैं आपको कहाँ कहाँ ढूंढता फिर रहा हूँ। हरजीत बोला, क्यों, मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? मारिया ने रुखाई से पूछा। वो आपका पर्स रह गया था मेरे पास में, मैं हमेशा इसे अपने पास रखता हूँ कि क्या पता आपसे कहाँ मुलाकात हो जाए। हरजीत बोला, भला तुमने इतने दिनों से पर्स क्यों संभाल कर रखा है मेरा? मारिया ने पूछा। वो मेम साहब, बस कुछ नहीं, ऐसे ही। हरजीत ने अपना सिर खुजाते हुए कहा। तुमने जवाब नहीं दिया। मारिया बोली, कुछ नहीं मेम साहब, कुछ सवालों का कोई जवाब नहीं होता। ये लीजिए अपना पर्स, रुपए भी गिन लीजिए, सब वैसे का वैसे सही सलामत है, बस इसमें से मैंने एक ही चीज निकाली है। हरजीत बोला, वो क्या? मारिया ने पूछा। इसमें आपकी एक तस्वीर थी जो कि मैंने अपने पास रख ली है। हरजीत बोला, वो क्यों? भला तुम्हें मेरी तस्वीर से क्या काम? मारिया ने पूछा। बस पसंद आ गई तो रख ली। हरजीत बोला। और मैं पसंद नहीं आई? मारिया ने पूछा। जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हरजीत बोला। तो फिर क्या बात है? मारिया ने पूछा। बस ऐसे ही, कुछ नहीं। वैसे आप कहाँ जाएंगी? हरजीत ने पूछा। अच्छा, मैं नाइट स्टार क्लब जाऊंगी, उसी तरफ मोटर ले लो। मारिया बोली। लेकिन मैंने तो सुना है वो अच्छी जगह नहीं है, आप जैसी अच्छे घरों की लड़कियां वहां नहीं जाती मेम साहब। हरजीत बोला। ज्यादा बकवास मत करो, जो कहती हूँ वैसा करो। अब तुम मुझे बताओगे मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा? मारिया गुस्से से बोली। बस मैंने सुना था उस क्लब के बारे में, इसलिए कह दिया। हरजीत बोला। तुमसे जरा ठीक से बात क्या कर ली, तुम तो सर पर चढ़ने लगे। मारिया बोली। माफ कीजिए मेम साहब, गलती हो गई। हरजीत बोला। ठीक है, मारिया बोली। और कुछ देर तक टैक्सी में खामोशी छाई रही। ना ही हरजीत कुछ बोला और ना ही मारिया। हरजीत के चेहरे की सिकन साफ साफ बता रही थी कि उसे मारिया की बात का बहुत बुरा लगा। और उधर मारिया भी हरजीत से ज्यादा घुलना मिलना नहीं चाह रही थी। वो नहीं चाहती थी हरजीत जैसे अच्छे इंसान पर उसकी छाया भी पड़े, इसलिए उसने ऐसे ही बात की। कुछ देर के सफर के बाद नाइट स्टार क्लब आ गया। मारिया ने पर्स से पैसे निकाले और हरजीत को दे दिए। हरजीत ने मारिया को बाकी के पैसे लौटाए, लेकिन मारिया बोली, बख्शीश समझकर बाकी के पैसे रख लो। मेम साहब, ड्राइवर हूँ, भिखारी नहीं, ये अपनी दरिया दिली किसी और को जाकर दिखाइएगा। हरजीत गुस्से से बोला। लगता है बुरा मान गए। और इतना कहकर मारिया पैसे लेकर जाने लगी। तभी उसके पास क्लब का मालिक आकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, डार्लिंग, आज बड़ी देर करती, और तुम्हारी मोटर कहाँ है? वो तो रास्ते में खराब हो गई। मारिया क्लब के मालिक से बात करते हुए क्लब के अंदर चली गई और हरजीत उसे जाते हुए देखता रहा। मारिया क्लब के अंदर गई और इधर हरजीत ने उदास मन से अपनी टैक्सी घर की ओर घुमाई। आज मारिया की बेरुखी ने उसका मन खराब कर दिया था। उसने मन में सोचा, मैं तो इसे एक शरीफ लड़की समझता था, लेकिन ये तो, अब क्या बोलूं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एक शरीफ लड़की हो और मैं उसे गलत समझ रहा हूँ। इसी सब जदोजहद के बीच हरजीत घर पहुँच गया। खाना खाया और बिस्तर पर सोने के लिए पहुंचा, लेकिन नींद तो आंखों से कोसों दूर थी, क्योंकि मारिया उसके लिए एक पहेली थी जिसको वो सुलझा नहीं पा रहा था। मुझे उसी दिन उसके बारे में समझ जाना चाहिए था जब वो मुझे पहली बार शराब के नशे में सड़क पर मिली थी। इतना मासूम दिखने वाला चेहरा ऐसा भी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम था। अगर मालूम होता तो मैं कभी भी उससे दोबारा मुलाकात के बारे में नहीं सोचता। कितनी बड़ी भूल हो गई मुझसे। और इसी उधेड़पुन में हरजीत को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। क्लब में कैबरे करते हुए मारिया पर एक आदमी की नजर थी। मारिया का डांस खत्म होते होते काफी रात हो गई थी। वो अपने मेकअप रूम में गई, सारा मेकअप उतारा, डांस ड्रेस चेंज करके उसने सादे से सलवार कमीज पहन लिया और पीछे के दरवाजे से बाहर आकर टैक्सी का इंतजार करने लगी।
क्योंकि आज वो मोटर नहीं ला सकी, क्योंकि उसकी मोटर तो रास्ते में बंद हो गई थी। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।